बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है, टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आज हमने अपनी पूरी बुक का ओवरव्यू लेना है कि हमारी जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है, इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। चैप्टर नंबर 1 है। नाम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। क्या नाम लिखा हुआ है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तिबई मिकदारें और पैमाइश। साथ उर्दू में भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास में जब जाते हैं तो वो उर्दू जो है मीडियम इख्तियार करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 1 इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 इज़ काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया हमारे पास? डायनामिक्स। एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। चलें जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, इट्स नेम इज़ ग्रेविटेशन। Now next chapter, chapter number 6 is based on work and energy. Next chapter is chapter number 7. Its name is properties of matter, मादा की खसूसियात। अब हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या नज़र आ रहा है आपको? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 9 क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाले हरारत। कितने चैप्टर्स हो गए टोटल हमारे? 9 हो गए फिज़िक्स के। ठीक है, ओवरव्यू लेने लगे हैं तो सबसे पहले हमें चैप्टर्स के नेम्स जो हैं ज़ुबानी आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं, इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं और चैप्टर्स के नेम्स क्या। रैंडमली अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप जो है बताएं आपके चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बेशक आपने अभी चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट ना पढ़ो, आप वहाँ तक ना पहुँचो, बेशक आप फर्स्ट चैप्टर पे हो, लेकिन चैप्टर के नेम्स जो हैं आप सबसे पहले आपने याद कर लेने हैं। तो बच्चों, कितने चैप्टर हो गए हमारे टोटल? चैप्टर 9 हो गए। उनके नेम्स देख लिए। क्या ख्याल है, एक दफ़ा दोबारा इसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 9, और उनके नेम्स क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 इज़ काइनेमेटिक्स। Chapter number 3 is dynamics. Chapter number 4 is turning effect of forces. Now chapter number 5 is gravitation. Chapter number 6 based on work and energy. इसमें हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और 8 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 9 जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे है। चलें जी, पहले चैप्टर को हम देखते हैं। यहाँ पे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हमारे चैप्टर का जो नाम होगा उसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं नेम की बेस पे हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर नेम क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल मीन तिबई, और क्वांटिटीज़ से मुराद क्या हो गई? मिकदारें, तिबई मिकदारें। अब मिकदार क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने लगी हूँ। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या जो है आप शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, सपोज़ आप जो है शॉप पे गए शुगर लेने के लिए, तो आप शॉपकीपर को क्या बोलोगे कि आपको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए? तो क्या सिंपल आप ऐसा बोल दोगे कि भी हमें चीनी चाहिए, कि शॉपकीपर आपसे पूछेगा नहीं कि कितनी चाहिए? तो आप उसे बताओगे कि आपको 2 kg चाहिए, 1 kg चाहिए, 3 kg etc। तो एक्चुअली यही उसकी मिकदार है। चीनी, शुगर जो है कितनी चाहिए? 2 kg चाहिए, तो ये उसकी क्या होगी? 2 जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और kg उसका यूनिट हो गया। और ये kg किसका यूनिट होता है? मैस का होता है। एक्चुअली यहाँ पे मैस जो है मिकदार है, और kg जो उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है वो उसका यूनिट है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए या शॉप पे जाके आप जब लेते हो तो उसके साथ उसका यूनिट बताना ज़रूरी होता है कि आपको इतनी मिकदार में ये चीज़ चाहिए। 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, 1 kg चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ जो है मैथ्स की बात हो रही थी, क्योंकि मैथ्स जो है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये उसकी एग्जांपल थी। लेकिन अगर हमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि डेफिनेशन क्या है फ़िज़िकल क्वांटिटी की, तो आप क्या बोलोगे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो मिकदार जो काबिल पैमाइश हो, जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है, वो तिबई मिकदार कहलाती है। अच्छा, अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखें, लेंथ होती है आपके पास
तो ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मैस हो गया आपके पास, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये तो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मैस, लंबाई, वक्त और टेम्परेचर। अभी जो है अगर हम खुद जहाँ पे इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, या आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आप जहाँ पे इस वक्त बैठे हैं वहाँ पे क्या टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है, और फिज़िक्स जो है टोटल बेस करती है डेली लाइफ के ऊपर। डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको शुगर की दी थी, नेक्स्ट एग्जांपल आप अपनी हाइट की ले सकते हो। ठीक है, हम अपनी हाइट किस यूनिट में जो होते हैं इसकी मेजरमेंट करते होते हैं हाइट की। ठीक है, लेंथ में करते हैं, हाइट में करते हैं, तो इसमें हम क्या करते होते हैं, फीट में भी करते हैं और सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है किसी एक तालिब इल्म की हाइट मेजरमेंट जो है करने लगे, और आपने जब उसकी मेजरमेंट की तो सपोज़ जो है आपके पास उसकी हाइट आई 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। तो 104 सेंटीमीटर, कोई आपसे पूछे कि भाई आप बताएं कि स्टूडेंट की हाइट कितनी है, तो आप क्या सिंपल ये बोलोगे कि 104? नहीं, आप कहोगे 104, 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर साथ बताना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि आपने किस यूनिट में उस स्टूडेंट की हाइट जो है मेजर की है। उम्मीद है आपको फिज़िकल क्वांटिटी का कंसेप्ट कुछ ना कुछ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे मेजरमेंट का हो रहा है। अभी यहाँ पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, मज़ीद हम डीपली नहीं गए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मज़ीद दो मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है दो में। एक होती है बेस क्वांटिटी, नेक्स्ट होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उर्दू में बोलें तो बुनियादी मिकदारें और माखूज़ मिकदारें। वो हम जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला है, मेजरमेंट। वो डिवाइसेस जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मीटर रॉड हो गया आपके पास, ये भी एक मेजरिंग जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। आपके पास मेजरिंग टेप होती है। मेजरिंग टेप भी आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हो। मीटर रूल तो आप डेली यूज़ करते हो, अपनी क्लास में भी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट दो मैं आपको बताने लगी हूँ, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ये दो चीज़ें आपके लिए शायद नई होंगी। ये हमारी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। बहुत कम जो है जो मेजरमेंट्स होती हैं, बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स उनके लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, इनको भी इंशाल्लाह हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेजरमेंट्स के बाकी भी कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, मैस मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो सकते हैं। फिजिकल बैलेंस हो सकता है, लीवर बैलेंस हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो सकता है। स्टॉप वॉच किस लिए इस्तेमाल होती है, टाइम मेजरमेंट के लिए होती है। ठीक है, पैमाइशी सिलेंडर होता है आपके पास, मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसे आप क्या मेजर करते हो, आप लिक्विड जो है उसमें मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हुआ जस्ट फर्स्ट चैप्टर के कि आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमैटिक्स। न्यू वर्ड होगा आपके लिए कि काइनेमैटिक्स से क्या मुराद है, तो काइनेमैटिक्स जो है किस चीज़ को शो कर रहा है, या अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करोगे। देखिए, कोई भी बॉडी जो है, अगर आपने यहाँ पे काइनेमैटिक्स को डिफ़ाइन करने लगे थे। देखिए, काइनेमैटिक्स जो है डिफ़ाइन कर रहा है किसी भी जिस्म की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत किस तरह की है। देखिए बच्चों, मोशन जो होता है, हरकत जो होती है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हर चीज़ की जो मोशन होती है वो जैसी नहीं होती। आप कीड़े मकोड़ों की मोशन को अगर गौर से देखो, हरकत को देखो, तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी एक अपनी टाइप है। आप पंखा अगर चला के बैठे हो, पंखे की एग्जांपल देखो तो पंखे की मोशन देखो तो वो एक और तरह की मोशन होगी। तो काइनेमेटिक्स को हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद the study of motion of objects without discussing the cause of the motion. It is branch of mechanics, it is a branch of physics. ठीक है, तो इज्साम की हरकत को स्टडी करना, लेकिन इस चीज़ को स्टडी नहीं करना कि अगर वो जिस्म इस तरह की हरकत कर रहा है तो क्यों कर रहा है। यानी हमने उसकी जो वजह है
उसको स्टडी नहीं करना, रीज़न को नहीं करना, हमने सिर्फ उसकी हरकत को स्टडी करना। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे इस चैप्टर में तो हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट दो तरह की कंडीशंस पे हो सकता है, या तो वो मोशन में होगा या फिर वो रेस्ट में होगा। ठीक है, आप अभी यहाँ पे बैठ के मेरा लेसन ले रहे हैं ऑनलाइन, तो आप रेस्ट की हालत में होंगे, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो क्या आपके इर्द गिर्द मौजूद सारी चीज़ें रेस्ट में हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मूव कर रही हैं, मोशन में है? तो यकीनन होंगी। आप अपने पंखे की एग्जांपल लो, अगर इस वक्त आपने ऑन किया हुआ है तो उसकी मोशन पे गौर करो, आप गाड़ियों की मोशन पे गौर करो, आज जहाज़ एरोप्लेन जो होता है उसकी मोशन पे, आप झूले पे बैठते हो उसकी मोशन किस तरह की होती है। ठीक है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी मोशन किस तरह की, आपके हाथ में गुब्बारा है, आपने छोड़ दिया तो अब किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैनिमेटिक्स में। ठीक है, अभी हम इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करने लगे, जस्ट हमने देखा कि मोशन जो है डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। चैप्टर नंबर 3 हो गया बच्चों। चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया? डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट है। देखिए, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि हमने मोशन को स्टडी करना है इजसाम की, उसकी जो काज है उसको डिस्कस नहीं करना, लेकिन डायनामिक्स कहती है कि हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना है, साथ साथ उसकी काज को भी स्टडी करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो क्यों है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में क्यों है। इस चैप्टर में बेसिक जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ कि टॉपिक्स हैं वो न्यूटन्स के लॉज हैं। न्यूटन्स के टोटल 3 लॉज हैं यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उम्मीद है कि इसकी डेफिनेशन जो है आपको क्लियर हुई होगी। डायनामिक्स की हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects with the help of discussing the cause, या यूँ कह सकते हैं with discussing the cause of the motion। ये हो गया थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपको नज़र आ रहा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस वर्ड यूज़ हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट और फोर्सेस। फोर्स क्या होती है? अगर हम देखें कि फोर्स जो होती है ये क्या है, अभी मैंने आपको पीछे शायद बताया हो कि फोर्स जो होती है फिज़िकल क्वांटिटी है जो मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी जो फोर्स है ये भी दो तरह की हो सकती हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक पैरेलल फोर्सेस हो सकती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखना। ठीक है, सिंपल इसको हम जो है डिफ़ाइन यूँ कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो डोर है आपके रूम का, कहीं का भी आप जो है उसको पकड़ के खोलते हैं, किसी ख़ास पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जब उस पर हाथ ऐसे रखा आपने और उसको अपनी तरफ खींचा या आपने से दूर जो है धकेला, तो उस पर आप किसी ना किसी तरह की कोई फोर्स लगा रहे हैं, जो वो फोर्स आप खुद अप्लाई कर रहे हैं उस डोर पे किसी एक ख़ास पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि उस फोर्स के नतीजे में डोर ने क्या किया, उस फोर्स के नतीजे में डोर ने टर्न किया। तो यहाँ पे अब आ जाता है फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट के मुख्तलिफ़ जगहों पे फोर्स लगाने से उसका इफ़ेक्ट किस तरह का होता है, और फोर्स जो होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई करने से डिफरेंट इफ़ेक्ट रखती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप एक टॉपिक पढ़ोगे लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, बॉडीज़ के बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ोगे।
देखिए आप लोग ज़रा इस चीज़ को देखिएगा कि ये लेसन जो आप ले रहे हैं इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट ओवरव्यू है। आपने इसको बिल्कुल याद नहीं करना, जस्ट तवज्जो से एक दफ़ा इसको सुन लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर टोटल कितने हैं, उनके नेम्स क्या हैं, और मेंटली थोड़ा सा जो आपको मतलब प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आपने इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। ओके, अब चैप्टर नंबर 5 आ गया। चैप्टर नंबर 5 का जो आपको नेम नज़र आ रहा है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है वो क्या होती है? अच्छा, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 1665 में सर आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका तस्वुर पेश किया। शायद आपने सुना हो पहले कि वो जो थे इस बात को सोचते रहते थे कि इज्साम जो होते हैं, बॉडीज़ जो होते हैं, कोई चीज़ जो है अगर ऊपर से नीचे ज़मीन पे कैसे आती है। तो वो एक दफ़ा जो है इसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और तो वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब जो है दरख्त से गिरा और जो है ज़मीन पे आ गिरा। तब उनको जो है इस चीज़ की जो वजह थी, तब उनके जहन में आई, समझ में आई कि जो सियारे होते हैं वो सूरज के गिर्द और जो चाँद है ज़मीन के गिर्द क्यों घूमता है। ठीक है, फिर उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन है कि ये कशिश है, किस तरह की कशिश है? इस कायनात में हर बॉडी दूसरे बॉडी को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ जो है सारे बॉडी सारे जिस्म जो इसके ऊपर हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह दो जिस्म जो है कुछ फासले पे हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट का, किस जिस्म का मैस ज़्यादा है। जिसका मैस ज़्यादा है वो दूसरे को उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या ये क्लियर हो गया। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 आपको नज़र आ रहा होगा। नाम क्या है चैप्टर नंबर 6 का? वर्क एंड एनर्जी। सिंपल वर्ड्स, और ये दोनों वर्ड्स आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वर्क के बारे में भी आप जानते हैं, हाँ साइंसिकली आप नहीं जानते शायद, लेकिन वर्क आपको पता है कि वर्क क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको फिज़िक्स के हिसाब से देखें तो वर्क के लिए जो है दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वर्क क्या है? अभी बता दूं, पीछे हमने क्या पढ़ा, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हर वो चीज़ जो मेजरेबल है वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। हर वो क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। तो वर्क भी एक क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि कोई बॉडी कितना वर्क करता है हम ये मेजर कर सकते हैं। चलो बच्चों, फिज़िक्स में जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया वर्क के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सिर्फ आप इतना याद रख लें कि वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी होता है। दो चीज़ें अभी बताएं कौन कौन सी? फोर्स एंड डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो है फासले को शो करते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या है? डिफरेंस है। वो हम जो है चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद कर लो कि वर्क के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। किसी भी जिस्म पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके अंदर जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। जितना ज़्यादा फोर्स होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी उतना ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है आपको नज़र आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 7, एंड इट्स नेम इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादा की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इट मीन्स मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ बच्चों जो जगह घेरती है, कोई हुजूम रखती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। Everything, anything which occupies space, which contain any space is known as matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। फर्स्ट लेसन में हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मेन चीज़, मेन एक वर्ड आ रहा था मैटर, दूसरा एनर्जी आ रहा था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपने मैटर की टाइप्स पढ़नी है। टोटल आपके मैटर की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। देखिए, 4 तरह के मैटर्स होते हैं। आपके पास सॉलिड होता है, आपके पास लिक्विड होता है, आपके पास गैस होती है, और जो चौथा है आयोनिक स्टेट होती है। ठीक है, आयन्स बनते हैं, प्लाज्मा इसको बोलते हैं। चौथा कौन सा होता है? प्लाज्मा।
कितनी स्टेट्स पढ़नी है आपने टोटल? मैटर की 4 पढ़नी है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेट्स पढ़ने के बाद फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि किस तरह के बिहेवियर में किस तरह बिहेव करती हैं, किस तरह की कंडीशन में ये किस तरह बिहेव करती हैं, और साथ साथ ये चारों जो स्टेट्स हैं एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हैं, इनको एक दूसरे से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और ये जो है हमें कहाँ मिलती हैं। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैटर पे बनी हैं। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपका कलम, बुक, आपके नोटबुक, आपके पास कोई भी चीज़ है, आज चेयर, टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर की बनी है। कुछ चीज़ें आपके पास लिक्विड होंगी, आपके पास पानी का गिलास है तो वो क्या हो गया? लिक्विड पे बेस कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो होगी मैटर। लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे कि जब इन मैटर्स को अगर हम हीट करते हैं तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर सॉलिड के, या फिर लिक्विड के, या फिर प्लाज्मा, ये किस तरह जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये तो आपका हो गया चैप्टर नंबर 7। अब आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 8। इट्स नेम इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादा की हरारती खसूसियात। बच्चों यहाँ पे हरारती खसूसियात की बात आ गई। पढ़नी हमने प्रॉपर्टीज़ ही हैं, किसकी? मैटर की, लेकिन एक वर्ड साथ लगा दिया, थर्मल। थर्मल जो वर्ड है ये शो कर रहा है हीट को, हरारत को, कि डिफरेंट कंडीशन में जब हम लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस तरह अपना बिहेवियर शो करेगा, अगर हम गैस को हीट करते हैं तो वो किस तरह से अपना बिहेवियर शो करेगी। देखिए, चौथी जो स्टेट होती है इसकी प्लाज्मा स्टेट होती है। जब हम गैस को ख़ास हद तक हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तब जो है वहाँ पे हमें उसके आयोनिक स्टेट मिलती है, आयन्स बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है इखराज हो जाता है और हमारे पास पॉजिटिव आयन्स आते हैं, तब ये स्टेट हमारे पास क्या बन जाती है? आयन्स बन जाती हैं। तो हीट करते वक्त हम जो है इसका बिहेवियर चेक करेंगे। लास्ट चैप्टर है आपके पास। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी यहाँ पे हमने हीट, हरारत के बारे में पढ़ना है, लेकिन हरारत की हमने क्या करना है? ट्रांसफ़र कराना है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हरारत पहुँचेगी तो टोटल उसके कितने ज़राए होंगे, कितने तरीक़ों से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, सपोज़ आपके पास जो है, आप सपोज़ करें आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, 2 अजसाम हैं। ठीक है, एक आपके पास ठंडा है और एक आपके पास गर्म है। ठीक है, कोई भी कुछ भी ले लें, मेटल के 2 चीज़ें ले लें, या फिर जो है मेटल की ले लें। एक गर्म हो बहुत ज़्यादा और दूसरी राड ले लें, 2 राडें, एक गर्म हो और एक क्या हो? ठंडी हो। गर्म राड और जो ठंडी है, कोल्ड राड एंड हॉट राड, उन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ टच में ले आएं। आप देखेंगे कि वो जो राड ठंडी थी वो कुछ टाइम के बाद गर्म होना शुरू हो जाएगी, और जो गर्म थी वो कुछ टाइम बाद ठंडी नहीं, यूँ समझ लें कि जो गर्म राड थी जिसकी हरारत, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, वो अपनी जो हीट है किसको ट्रांसफ़र कर रही है? ठंडी वाली कोल्ड राड को ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ हीट जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है, और कितने तरीक़ों से की जा सकती है वो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो सरफेस है उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, उस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, उस सरफेस का एरिया कितना है। ठीक है, टोटल 3 तरह के तरीके होते हैं बच्चे इसके ट्रांसफ़र के, जिसको हम